नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में। लोकसभा से एक कदम आगे बढ़ते हुए लोकसभा का स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के बारे में आप जान चुके हैं। अब हम उससे आगे राज्यसभा के बारे में आगे बढ़ रहे हैं। लोकसभा के केस में, स्पीकर के केस में मैंने एक चीज आपसे कही थी जो कि लास्ट टाइम बच गई थी, वो थी निर्णायक वोट का क्या मतलब होता है। ये मैं आज के सेशन में आप लोगों को बताऊंगा। उम्मीद है आप लोगों को ध्यान होगा कि निर्णायक वोट का जो कहानी है वो शुरू होती है। अच्छा, मैं कुछ बेसिक से सवाल है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद निर्णायक वोट तक आप अपने आप पहुंच जाएंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ठीक है। मेरे साथ में जो उपस्थित मेरे प्यारे साथी हैं, दिलीप, हीना, प्रियांशु, अभिषेक, जूही, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हमारी टीम ने आप लोगों के लिए एक कमेंट बॉक्स पिन किया है। थोड़ी देर में कमेंट पिन हो जाएगा और आप उस कमेंट को देख करके अगर रिक्वायर्ड लगे, अगर आपको हमारी टीम से जुड़ना हो तो आप उसमें हमारे पास में एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन है जिसको आपको आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि बताइए, यदि मतलब ये उन बेसिक क्वेश्चंस में से है कि यदि लोकसभा के अंदर कोई बिल पास होना है, उदाहरण के लिए मैंने लोकसभा और राज्यसभा आप लोगों को पहले भी डिस्कस की है और बताया है कि लोकसभा के अंदर कोई बिल पास होना है। मान लीजिए आसान भाषा में अगर समझें, बिल को आप एक प्रस्ताव समझिए और प्रस्ताव को एक घर के अंदर अपन की चर्चा समझते हैं। अपन की चर्चा से मतलब यह हुआ कि हमने एक जज बिठा रखा है, हमने एक जज बिठा रखा है और वो जज क्या काम कर रहा है। करण जी, क्लास से निकल के कॉल कर रहा हूं प्लीज मैं, है ना। हाँ जी, तो हमने एक जज बिठा रखा है जो ये फैसला करेगा कि यहां बैठे लोग ज्यादा हैं कि यहां बैठे लोग ज्यादा हैं। ये घर का सा माहौल समझिए। ये जो जज है ना, अपने घर का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। मान लीजिए कि अपने बाबा दादी हैं या दादा दादी हैं, जो भी आप बोलते हैं वो है, यानी कि कोई हमारे घर का ओल्ड व्यक्ति है, पुराना व्यक्ति है। और यहां पर घर के अंदर दो मत बने हुए हैं जिनमें से लगभग 50% लोग, 50% घर के लोग चाहते हैं कि वो मूवी देखने जाएं और 50% लोग चाहते हैं कि वो मूवी देखने ना जाएं। एक मतलब ऐसी सिचुएशन आपके दिमाग में हम बनाते हैं। एक स्थिति है जिसमें घर के 49% सदस्य चाहते हैं कि वो मूवी देखने जाएं और 49% लोग, 51% लोग चाहते हैं कि वो मूवी देखने ना जाएं। ये नो वाले लोग हैं, ये यस वाले लोग हैं। जब भी कोई बिल पास होना होता है, और अगर बिल पास करने के लिए जो साधारण बिल होते हैं हमारे, जिसके अंदर हमें मतलब कोई कानून बनाना है या कोई प्रस्ताव अधिनियम बनाना है, तो उसको पास करने की प्रक्रिया इस आधार पर तय की जाती है कि कौन से ज्यादा वोट हैं। यदि नो के पक्ष में ज्यादा वोट हैं तो वो बिल पास नहीं होगा। अगर ये रिवर्स होता, यानी कि यहां 51 होता, यहां 49 होता, तो ये बिल पास हो जाता। ये एक साधारण प्रक्रिया है बिल पास करने के पक्ष में। जैसे हमारे घर के अंदर भी अगर ये माने कि कितने लोग इस बात के पक्ष में हैं कि हमें ये काम करना चाहिए, अगर ज्यादा लोग पक्ष में हैं तो हम उस बात को मान लेते हैं, अदरवाइज उस बात को हम कटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में वीर सिंह, टेक्निकल टीम वीर सिंह के कमेंट को एक बार के लिए आप लोग देखिएगा। और हाँ, जो लिंक ओपन करने की अभी कोशिश कर रहे हैं, क्लास के बाद करिएगा, अभी मत करिएगा। एक काम करिए टेक्निकल टीम, इस लिंक को फिलहाल के लिए हटा दीजिए, अदरवाइज ये लोग यहां पर इन्वॉल्व हो जाएंगे, है ना। इसको हटा दीजिए, इसको बाद में लगाइएगा, अदरवाइज ये लोग यहां बिजी हो जाएंगे, फिर 50 चीजें क्लास के अंदर डिस्टर्ब करेंगे। फिलहाल के लिए आप वो नंबर डाल दीजिए जिस नंबर पर इनको कोई क्वेरी होगी तो व्हाट्सएप तुरंत कर दिया जाएगा और आप तक समाधान पहुंच जाएगा। अगर हम अब ये एक सिचुएशन ऐसी माने कि 50-50% लोग बट गए, 50% मतलब 50% लोग पक्ष में हैं और 50% लोग विपक्ष में हैं, अब क्या करें। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है, और वो ये है कि यहां पर जो जज साहब बैठे हैं ना, इनका वोट मायने रखेगा। और जो ये इनका वोट मायने रखेगा, इसी को निर्णायक मत कहा जाता है। निर्णायक, अरे यार, निर्णायक यानी कि डिसिसिव वोट कहा जाता है। तो डिसिसिव वोट क्या है? जो कि ऐसे समय पर डाला जाए जब पक्ष और विपक्ष बराबरी पर पहुंच गया हो। आप पूछेंगे ऐसा क्या कभी संभव है क्या? बिल्कुल संभव है। क्यों संभव है? अगर आप एक बार के लिए यह समझें कि हमारी लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, इस बात को आप समझते हैं? ये बड़ी टेक्निकल तरीके से रखी गई चीजें हैं, ऐसे ही नहीं रख दी गई हैं। पहले जब एंग्लो इंडियन हुआ करते थे 104वें संविधान संशोधन से पहले, तो 545 सीटें हुआ करती थी, ऑड नंबर में ही हुआ करती हैं। सीटें ऑड नंबर में होने का बड़ा कारण क्या है
कि भाई इसका डिवाइड बाई जब 2 करते हो तो ये 271.5 बनकर आता है। यही तो है ना, 27 दूना 54। अच्छा, ऐसी स्थिति में जिसके पास में 272 सीटें आ गई, 272 सीटें आ गई, वो विनर बन गया, उसकी सरकार बन गई। यही चलता है अपने यहां पर। विचार करिए कि ये 543 की जगह सीटें होती 542। अब क्या करते, सरकार कैसे डिसाइड करते? बराबरी आ सकती थी कि नहीं आ सकती थी? बिल्कुल आ सकती थी। और कितने पे आ जाती? 271 पर बराबरी आ जाती। अच्छा, अब ध्यान से समझिएगा, होता यह है कि ये जो ऑड नंबर वाला सीन है ना, उसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अब क्या होता है, हमारे जो 543 नंबर हैं फिलहाल के लिए हमारी लोकसभा के अंदर, उनमें से एक व्यक्ति जो कि सांसद था, जैसे कि ओम बिड़ला जी कोटा से सांसद थे, ओम बिड़ला जी को लोकसभा का स्पीकर बना दिया गया। तो जब कोटा बूंदी क्षेत्र से सांसद थे वो, तो अगर उन्हें स्पीकर बना दिया गया, कहां का स्पीकर बना दिया गया? लोकसभा का। तो ऐसी स्थिति में 543 लोगों में से जो वोट देने की स्थिति रही वो मात्र 542 लोगों की ही रही, क्योंकि एक व्यक्ति तो स्पीकर बन के बैठ गया है। बाकी बचे 542 जो कि पक्ष और विपक्ष में है। मान लीजिए 272 यहां, 271 यहां आ गए और 271 यहां आ गए। अब क्या करेंगे? तो ये जो एक मत है जो कि यहां पर बैठा हुआ है, ये तब काम में लिया जाता है जब निर्णायक स्थिति हो, दोनों पक्ष और विपक्ष बराबरी के स्थान पर हों। यानी कि कोई भी बिल अगर किसी ऐसी स्थिति में अटके जहां पर मैच टाई हो रहा हो, निर्णायक मत का उपयोग किया जाता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह ध्यान रखना है। लेकिन इस निर्णायक मत में एक बात और है जो आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से समझनी है। वीर सिंह लिख रहे हैं गॉड फादर ऑफ पॉलिटी, पॉलिटी बहुत रीड की है बट ऐसे नहीं। लव यू सर, थैंक यू सो मच। आप लोग इतना प्यार देते हैं, शायद वही मुझे पढ़ाने का और इंटरेस्ट कहता है। एक बालक ने अभी की अभी लिखा है कुनमुन मोहंती। कुनमुन मोहंती, कृपया करके आपको कमेंट बॉक्स में एक नंबर दिया गया है, इमीडिएटली आप वहां व्हाट्सएप कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम तुरंत रिजॉल्व हो जाएगी। इतना निराशा भरे स्वर इस्तेमाल मत करिए, हम लोग सब परेशानियों का समाधान लेकर कोशिश करते हैं कि आपके सामने हाजिर हों। आइए, अब एक बड़ा प्रश्न बना, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट तथ्य है कि निर्णायक वोट दे सकता है कि नहीं दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि वो लोकसभा का स्पीकर है, इसलिए दे सकता है। अच्छा, केवल इसलिए नहीं साहब, वो इसलिए दे सकता है क्योंकि वो खुद भी एक सांसद है। अब एक और बड़ा प्रश्न बनता है, और वो क्या? मान लीजिए कि वोट इसी बात पर डल रहा हो कि स्पीकर को हटाया जाए। स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया जो कि पहले 14 दिन पहले उसको नोटिस में दे दी जाती है, जिस समय पर वो किसी भी प्रकार की बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है, उस समय पर भी अगर वोटिंग हुई और पक्ष और विपक्ष बराबर बट गया, उस समय क्या करोगे? तो उस समय ध्यान रखने की बात यह है कि जब पक्ष और विपक्ष बराबर बट रहा हो, लोकसभा के अंदर यह क्लैरिटी ना आ रही हो, तो जब उसी को हटाने की बात चल रही हो, तब वो अपना डिसीसिव वोट नहीं देता है। अर्थात अपने आप को बचाने के लिए वो डिसीसिव वोट नहीं देगा। तो दो बातें यहां पर क्लियर हो जानी चाहिए। नंबर एक बात, पहली बात कि वो हमेशा तब वोट देता है जब निर्णायक स्थिति फंसे। नंबर दूसरा, लेकिन जब उसी की हटाने की प्रक्रियाधीन हो और वहां पर मामला बराबर का फंस जाए, तब वो अपने आप के लिए वोट नहीं देता है। बस यही डिसीसिव वोट की कहानी थी जो मुझे आपको सिखानी थी। अब चूंकि यहां पर हमने स्पीकर की बात की है, तो पैरेलली अब यहां से आगे नया सेशन शुरू हो रहा है, दैट इज राज्यसभा। अब जब राज्यसभा की बात कर रहे हैं, तो जैसे हमने आपको लोकसभा के अंदर बताया कि इतने सदस्य लोकसभा में होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसी राज्यसभा के अंदर भी सदस्यों की संख्या का कुछ नियम है ना। फिलहाल के लिए वर्तमान में भारत की जो राज्यसभा है उसके अंदर 245 सदस्य हैं, 245, जिसमें से 233 सदस्य तो हैं जो राज्यों से आते हैं और 12 सदस्य 233 राज्यों से और यूनियन टेरिटरीज से आते हैं, यानी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से आते हैं, और 12 सदस्य जो हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेटेड बोले तो राष्ट्रपति इन्हें अपने द्वारा नियुक्त करता है कि भैया लीजिए, तुम्हें तुम्हारी कार्य से खुश होकर के मैंने यह पद दिया, दैट इज नॉमिनेटेड पद। तो 233 तो वो पद हुए जो कि यूनियन टेरिटरी और स्टेट से आते हैं, और 12 पद नॉमिनेटेड होते हैं। कुल 245 सीटें हैं फिलहाल हमारे पास। अथॉराइज्ड सीटें 250 हैं, लेकिन 245 ही वर्किंग है। 5 सीटें हमने और जो हमारे हिस्से हैं उनके लिए रखी हुई हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो अब सवाल बनता है काउंसिल ऑफ स्टेट शब्द की कहानी क्या है। तो देखिए, ये हाउस ऑफ लॉर्ड से मिलता जुलता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या है?
मैंने आपको पहले भी बताया है, उम्मीद है आपको याद हो, कि भारत की जो संसद है ये ब्रिटेन की संसद के वेस्टमिनिस्टर मॉडल की हमने कॉपी पेस्ट मारी हुई है। वहां पर लोअर हाउस, जिसको लॉ हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, उसे हम यहां पर लोकसभा कहते हैं। ब्रिटेन के अंदर जिसे वेस्टमिनिस्टर संसद कहा गया है, उसका अपर हाउस जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, हमने उसे राज्यसभा कहा है। और उसे हम ऊंचा सदन भी कहते हैं, उच्च सदन भी कहते हैं। उच्च सदन क्यों कहते हैं? आंसर इसलिए है क्योंकि यहां पर चुने हुए जो लोग आते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से आप ही के द्वारा चुने हुए आए हैं। वहीं पर जो लोकसभा में लोग चुनकर आते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं। अब ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या है, फिर से एक बार जान लीजिए। यदि मैंने वोट दिया, मेरे वोट से सांसद निर्वाचित होकर आया, तो ये प्रत्यक्ष इलेक्शन है, जैसे आप अपने क्षेत्र के सांसद को जानते होंगे। अप्रत्यक्ष का मतलब यह है कि मेरे राज्य से कोई सांसद निर्वाचित होकर के राज्यसभा में गया है, लेकिन उसका वोट मैंने नहीं दिया। मैंने पहले विधायक जी को चुना था, विधायक जी ने वोट दिया है उनको, तो एक प्रकार से इनडायरेक्टली हमने उन्हें रिप्रेजेंट किया है। दैट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन। यानी 2 परीक्षा पास करके आता है वो राज्यसभा का होता है, जो 1 परीक्षा पास करके आता है वो लोकसभा का होता है। तो राज्यसभा के लोग इसीलिए कम भी हैं क्योंकि ज्यादा परीक्षाएं पास करते हैं। उच्च सदन भी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो ज्यादा परीक्षाएं पास करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात देखिए, ज्यादा परीक्षा पास करने के बावजूद भी देश की सरकार वही लोग बनाते हैं जिनके पास लोकसभा में बहुमत होता है। अर्थात जिनके पास निचले सदन में बहुमत होता है, या लोकसभा में जिनके पास बहुमत होता है, या फिर जनसामान्य का जो सदन है जिसमें उनका जिनका बहुमत उसमें होता है, वे ही लोग सरकार बनाते हैं। अर्थात लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत है, जिसे हम जनता का शासन कहते हैं, वो जनता का शासन कहां से निकल कर आया? लोकसभा के अंदर कितने लोगों का बहुमत था, वहां से निकल करके हमने लोकसभा की बहुमत के आधार पर इसका डिसीजन लिया है। ठीक है ना। राज्यसभा को किस आधार पर बनाया गया है? तो आर्टिकल 80 के आधार पर बनाया गया है। आर्टिकल 80 राज्यसभा के गठन की बात करता है। कुल मिलाकर 250 सीटें, 238 प्लस 12 यूनियन टेरिटरी और इनसे ये निकलकर आती हैं। ठीक है ना। उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ जाए और हमने इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड से इसको लिया है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको जानना है, बहुत ज्यादा जरूरी पार्ट है, और वो क्या है? देखिए, हमको यहां तक तो पता था कि 245 हमारे यहां राज्यसभा में सांसदों की सीट है, 233 उसके अंदर यूनियन टेरिटरी और स्टेट से चुनकर आते हैं। तो चलिए मैं पहले ना आपको एक बार निर्वाचन बता देता हूं कैसे होता है, फिर आपको ये बात समझ में ज्यादा आसानी से आ जाएगी। निर्वाचन को समझने के लिए ये जो नंबर लिखे हुए ना 8 फ्रॉम यूटी और ये सब लिखे हुए हैं, इसको समझाऊंगा। इससे पहले थोड़ा सा आपको राष्ट्रपति का चुनाव याद दिला देता हूं। राष्ट्रपति का चुनाव अगर आपको याद हो तो हमने एक आपको चीज बताई थी, राष्ट्रपति का चुनाव अगर आपको याद हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है ना। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन के अंदर मतलब एक तरीके से हम ही अपना राष्ट्रपति चुन रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली चुन रहे हैं, नंबर 1। और दूसरा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है, ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल का मतलब हो गया प्रत्यक्ष हस्तांतरण, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनका निर्वाचन होता है। ठीक है ना। तो हम लोग एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफरेबल जो वोट सिस्टम की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति का उसी के माध्यम से निर्वाचन होता है। ये यदि याद होगा आपको, हमने बताया भी था। यह भी याद होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा, इन तीनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मैंने राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ाया हुआ है। अब जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होता है। क्या? यहां पर वोट देने वाले लोग जो हैं वो विधानसभाओं से होते हैं। कहां से होते हैं? विधानसभाओं से होते हैं। विधानसभाएं यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, वो कहां पर है? तो विधानसभा जो है ना, वो कौन सी जगह पर होती है? तो विधानसभा एक तो हमारे स्टेट के अंदर है, जिन राज्यों से आप और हम बिलोंग करते हैं वहां पर है, और कुछ यूनियन टेरिटरीज में है। कौन सी यूनियन टेरिटरीज है जिसमें विधानसभा है? तो फिलहाल के लिए जिन विधानसभाओं को आप जानते हैं उनमें से दिल्ली है और पुद्दुचेरी, जिसे पांडिचेरी कहते हैं आप, पुद्दुचेरी के अंदर है। ठीक है। अच्छा, अभी फिलहाल के लिए जो अपडेटेड है वो क्या है कि भाई देश में जो फिलहाल जम्मू कश्मीर नामक जो नया यूनियन टेरिटरी बना है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, वहां पर भी जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा प्रस्तावित है, लेकिन उसके बारे में अभी तक कोई भी जिक्र नहीं हुआ है। अब जब बात की जाए स्टेट की यानी राज्य की, तो राज्यों के अंदर विधानसभाएं हैं। यानी कि एक प्रकार से यह बात तो सिद्ध हो गई कि राज्यसभा के अंदर विधानसभाओं से ही सांसद चुनकर भेजे जाते हैं। तो क्या विधानसभा का सदस्य, जिसे हम एमएलए कहते हैं,
क्या वो सांसद बनकर आता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनकर आता है? नहीं। देश का कोई भी नागरिक जो राज्यसभा का सांसद बनने की योग्यता रखता हो वो किसी भी जगह से चुनाव लड़ सकता है। क्या सर आप और हम चुनाव लड़ सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल लड़ सकते हैं। इसके लिए कुछ योग्यताएं रखी गई हैं। जैसे पहली योग्यता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, यह बात समझ में आ गई। दूसरा, उसकी उम्र जो है ना वो अपने आप में एक योग्यता है, दैट इज 30 साल उसकी योग्यता होनी चाहिए। यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। भारत के अंदर राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र है 35 साल, भारत में उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र है, मतलब वीपी बनने के लिए भी उम्र है 35 साल, राष्ट्रपति बनने के लिए भी उम्र है 35 साल, और जो लोकसभा का सांसद बनना है यानी एमपी फ्रॉम लोकसभा अगर बनना है तो उसकी उम्र है 25 साल। ये आपको याद रखना है। ये बहुत सारी सालें जो है ना ये आपको याद रखनी है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती रहती हैं। एमपी बनना है लोकसभा वाला तो 25 साल, राज्यसभा वाला 30 साल, वाइस प्रेसिडेंट 35 साल, राष्ट्रपति 35 साल, चुनाव देना है, वोट देना है 18 साल। तो ये आपको कुछ नंबर्स हैं जो याद होने चाहिए, ठीक है। तो राज्यसभा के अंदर आपकी उम्र कितनी मानी गई है? 30 साल आपकी उम्र मानी गई है। राज्यसभा का सांसद बनने के लिए 30 साल की उम्र मानी गई है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब क्या हुआ, वोट कैसे डलता है? तो साहब मैंने आपसे कहा कि कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कि मैं हूं और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश जाकर मुझे चुनाव लड़ना है, क्या मैं चुनाव लड़ सकता हूं? बिल्कुल लड़ सकता हूं। सामान्यतया चुनाव लड़ने की प्रक्रिया जैसे हमने कहा जाकर लड़ सकता हूं। चुनाव किन के सामने लड़ोगे? तो आंसर है जो एमएलए बैठे हुए हैं। मान लीजिए कि साहब जैसे हमारे राजस्थान में 200 एमएलए हैं, यूपी में 400 एमएलए, उनके सामने जाकर चुनाव लड़ना है। उनसे मैं कहूंगा कि सर मुझे चुन लीजिए। अब बड़ा सवाल बना, वो कैसे चुन लेंगे? क्या सबकी सब एक बार में वोट देंगे क्या आपको? मान लीजिए मैं अपने राजस्थान का उदाहरण लेता हूं। राजस्थान के अंदर 200 एमएलए हैं। कितने एमएलए हैं? 200 एमएलए हैं विधानसभा के अंदर। आप में से यदि कोई भी बच्चा राजस्थान से हो तो कमेंट बॉक्स में यह बताए कि राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। लोकसभा की बता देता हूं 25 सीटें हैं, राज्यसभा की बताइए कितनी, यानी कि राजस्थान से कितने लोग चुनकर जाते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं। ये 200 लोग चुनाव में किसी एक व्यक्ति को चुनते तो कार्यवाही ज्यादा आसान होती। कैसे आसान होती? भाई 200 लोगों को एक आदमी को चुनना है तो जिसके पक्ष में 101 लोग हो गए वह व्यक्ति जाकर के चुनाव जीत गया। लेकिन सही मायने में 200 लोगों में से एक व्यक्ति को अगर चुनना है तो आसान काम है, लेकिन 200 में से यदि 10 लोगों को चुनना है तो यह एक मुश्किल काम है ना। तो ये कितने लोग चुने जाते हैं? हाँ भाई, राजस्थान से अगर कोई है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी बताए। देवेश वर्मा, पायल, संजय ने गलत आंसर दिया है, हनुमान, आशुतोष, बाकी सबका सही आंसर है, ठीक है ना। यानी कि राज्यसभा के लिए राजस्थान से 10 सांसद निर्वाचित करके भेजे जाते हैं। राजस्थान राज्य से नहीं, राजस्थान राज्य की विधानसभा से चुनकर भेजे जाते हैं। अब इंटरेस्टिंग हो गया मुकाबला। कैसे इंटरेस्टिंग? ऐसे हो गया कि 200 लोग 10 लोगों को चुनेंगे कैसे? बस यहीं पर आपको सारा खेला समझना है। राष्ट्रपति का जब चुनाव था हमें समझ में आ गया भाई, या तो पक्ष में होंगे आप या विपक्ष में होंगे। मान लीजिए 200 की बात कर रहे हो, 200 में से 101 पक्ष में हो गए, 99 विपक्ष में हो गए। लेकिन 200 ने 10 को चुनना है, कैसे चुनेंगे साहब? भाई 200 में से अगर मान लीजिए 101 एक पक्ष में आ गए और 99 दूसरे पक्ष में चले गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टी सत्तारूढ़ है क्या सारे सांसद उसी के बन जाएंगे? उदाहरण के लिए राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, तो सवाल बना कि क्या सारे के सारे सांसद कांग्रेस के आ जाएंगे क्या? बोले क्यों? क्योंकि साहब 101 तो विधायक हैं इनके पास में, इनके विधायक जिसको भी वोट देंगे, कोई भी थर्ड पर्सन कहीं से भी आया, चाहे मनमोहन सिंह जी आ जाएं, चाहे कोई और व्यक्ति आ जाए, अगर वो आया तो क्या उसे वोट देने के लिए कांग्रेस के अंदर 101 विधायक होने से सारे के सारे राज्यसभा के सांसद कांग्रेसी होंगे क्या? आंसर है जी नहीं। तो यहां पर आपको थोड़ा सा समझना है। जहां पर बात होती है रिप्रेजेंटेशन की, यहां पर रिप्रेजेंटेशन कैसे है, अब आसान भाषा में ये समझिए, बहुत लेहमैन लैंग्वेज में समझने का प्रयास करिएगा। 200 एमएलए बनाते हैं 10 को, तो बताइए एक सांसद को कितनों ने बनाया? एक सांसद को बनाया 20 एमएलए ने। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि राज्यसभा के अंदर 200 विधायक थे, यह समझ में आ गया, लेकिन हमने नंबर निकाल लिया, कांग्रेस के पास में है 120 विधायक और बीजेपी जो यहां पर दूसरी पार्टी है उसके पास में है 80 विधायक।
ऐसी स्थिति में यहां से जो लोग चुनकर आए वो कितने आए, तो 120 से निकल करके आए, सीधा 20 पर 1 बन रहा है, तो इसका मतलब 6 तो इनके हो गए कांग्रेस के और 4 निकल कर आ गए बीजेपी के। बोलिए साहब, क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। देवेश थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, तो ये बात आपको समझ में आ रही है जो मैंने आपसे अभी हाल कहा। 120 से 6 और 80 से निकले 4, यहां तक की कहानी समझ में आई, बहुत आसान है। अब हम इसको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे लेकर चलते हैं। ये तो आसान था, सीधा 20 का भाग दिया, 20 से एक सांसद है तो हमारे पास 6 निकल कर आ गए, ये क्लियर था सबको। राज्यसभा का सांसद निर्वाचित होना समझ में आ गया। अब एक कंडीशन और लेते हैं हम, और वो कंडीशन क्या है, आप में से कुछ लोग इस कंडीशन को समझेंगे और जो लोग नहीं समझेंगे उनको ज्यादा मजा आएगा। 110 और 90 होते तो क्या करते आप? जब 20 पर 1 चुना जा रहा है तो 110 और 90 पर क्या करोगे? बड़ा सवाल है। 110 और 90 पर आप क्या करोगे? धनिष्का देख रहा हूं बेटा, कमेंट देख रहा हूं, यहां तक समझ में आ रहा है। 110 और 90 होते तो क्या करते? अब देखो 20 के हिसाब से 20 का भाग यहां भी दे लो, 20 का भाग यहां भी दे लो। अब 20 का भाग यहां दिए तो यहां कितना निकल करके आ रहा है भाई? 5 तो सीधे सीधे दिख रहे हैं, लेकिन भाई साहब 0.5 अटक गया। ऐसे ही यहां पर 4 तो सीधे सीधे दिख रहे हैं, 0.5 अटक गया। अरे बोलो भाई, अब अटक गया ना मामला। अब जब यह मामला अटक गया, इसका समाधान क्या है? और यहीं पर होती है हॉर्स ट्रेडिंग, खरीद फरोख्त। राज्यसभा में अगर आपको बहुमत चाहिए तो अब आपको विधायकों को खरीदना पड़ेगा। अब इस बात को कोई ओपनली तो बोलता नहीं है, खरीद फरोख्त अपने यहां पर संवैधानिक भाषा नहीं है, लेकिन कई बार आपने अखबारों में यह पढ़ा होगा, क्रॉस वोटिंग हो गई। अगर आपने कभी यह लाइन सुनी है, दैट इज क्रॉस वोटिंग, तो आपको अब यह बात समझ में आ जाएगी। अब यह क्रॉस वोटिंग क्या होती है साहब? तो साहब क्रॉस वोटिंग का मतलब होता है, एक तरफ थी कांग्रेस, एक तरफ थी बीजेपी। अब इसमें से या तो इनके 10 विधायकों ने इनको वोट दे दिए, या इनके 10 विधायकों ने इनको वोट दे दिए। दिस इज नॉन एज क्रॉस वोटिंग, यानी पार्टी तो किसी और की में हो और वोट किसी और को देकर जिता रहे हो। यह जो प्रक्रिया मानी जाती है, यह क्रॉस वोटिंग मानी जाती है। बताइए साहब, इसको करने के तरीके कुछ भी हो सकते हैं। अब वो अपन पब्लिकली, यानी कि एक तरह से समझिए कि किताब में लिखा हुआ नहीं है, जैसे कि भ्रष्टाचार कहीं भी लिखा हुआ नहीं है लेकिन होता है, वैसे ही क्रॉस वोटिंग जो शब्द है ये अखबारों में सुनते हो लेकिन कहीं भी लीगल लाइन में नहीं लिखा गया। बात समझ में आ गई? बिल्कुल हिमांशी, बिल्कुल लेंगे। जो ये खरीद फरोख्त शब्द है ना, इसको क्रॉस वोटिंग शब्द शुद्धि के रूप में दिया गया है। उम्मीद है अब आपको राज्यसभा में कैसे बनकर आते हैं लोग, चुनाव कैसे होता है वो समझ में आ गया होगा, किस तरह से प्रतिनिधित्व आपका वहां पर होता है ये समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे साथियों, जिनके पास विधानसभा है उनका तो हो गया मामला, जिनके पास विधानसभा नहीं है उनका क्या होगा? जिनके पास विधानसभा नहीं है उनका कोई निर्वाचन में भागीदारी भी नहीं है। देख लीजिए इधर 5 यूनियन टेरिटरीज, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन दीव, ये वो यूनियन टेरिटरीज हैं जिनका राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ये कंटेंट हम आपको क्लास पूरी होने के बाद पीडीएफ के रूप में अपलोड कर करके देंगे। क्लियर है ना? अच्छा, ऐसे ही 8 यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, तो जम्मू कश्मीर का अब वही सारा की सारा उठा करके यूनियन टेरिटरी को दे दिया गया है कि 4 आपके यूटी से काउंट कर लिए जाएंगे। डन हो गया? ये 5 ऐसी चीजें निकल करके आ गई। ठीक है साहब? अच्छा, ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर एक चीज और भी है, और ये जो प्रश्न लिखा हुआ है ना कि जो 12 सदस्य चुने जाते हैं, ये 12 जो लिखे गए हैं ना, जो नॉमिनेटेड हैं, नॉमिनेट किसने किया इनको? नॉमिनेट राष्ट्रपति ने किया।
तो नॉमिनेटेड जो होते हैं इनका नॉमिनेशन फील्ड क्या है, यह लिखा गया है आर्टिकल 80 क्लॉज 3 में। मेरे प्यारे साथियों, ये जो 4 लाइनें लिखी है ना, आर्ट, साइंस, लिटरेचर और सोशल वर्क, इस पर ना पेपर में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ये जो लाइन है ना, इस पर एग्जैक्टली क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर पूछा गया है कि वो कौन सा कंडीशन है जिसके आधार पर यस, लिटरेचर, मैं इसको क्रॉस चेक ही कर रहा था, मैं कहीं गलती से इसमें गलत ना लिखा हुआ हो। लिटरेचर सही है, साइंस सही है, आर्ट्स सही है, सोशल सर्विस सही, चारों सही है। ये याद कर लेना, एकदम वेरीफाइड है ये। क्योंकि मैं क्या सोचता हूं ना समटाइम्स, क्योंकि कई बार पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई, कि जो राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है ना लोगों को, वो आर्टिकल 80 के क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि वो 4 सेक्टर के ही होने चाहिए। याद रखिएगा ये लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूं। जैसे ये राज्यसभा के अंदर सदस्य नॉमिनेटेड की बात कर रहे हैं अपन, ऐसे ही विधान परिषद होती है कुछ राज्यों के अंदर जहां बाई कैमरल यानी द्विसदनात्मक व्यवस्था है, जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र इनमें है। वहां पर जो उच्च परिषद यानी विधान परिषद है, वहां पर भी लोग नॉमिनेट होते हैं। उनके नॉमिनेशन में जिस प्रकार से ये 4 पॉइंट लिखे हैं, उनमें एक पॉइंट और लिखा हुआ है, दैट इज सहकारी आंदोलन। सहकारी आंदोलन मतलब कोऑपरेटिव मूवमेंट में जो पार्टिसिपेट किए हो, उन्हें भी नॉमिनेट किया जा सकता है राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में। याद रखना, अभी जैसे अपन संसद पढ़ेंगे ना, इसके तुरंत बाद अपन विधानसभा वाला सिस्टम में चले जाएंगे। राष्ट्रपति से कंपेयर करके गवर्नर पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति से, मतलब इस प्रकार से क्रम चलते चलेंगे, लोकसभा से विधानसभा, ऐसे ही राज्यसभा से विधान परिषद, ऐसे कंपेयर करके पूरा की पूरा विधानसभा पढ़ेंगे इसके तुरंत बाद में ही, ठीक है ना। अच्छा, जैसे अपन सेंट्रल लेजिस्लेचर पढ़ रहे हैं, ऐसे स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ेंगे इसके तत्काल बाद। तो याद रखिएगा ये 4 पॉइंट, आर्ट, साइंस, लिटरेचर और सोशल वर्क, इन 4 पॉइंट से ही राज्यसभा के अंदर नॉमिनेशन होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न बनेगा, सर एक बात बताइए, सचिन तेंदुलकर हुआ या फिर जया प्रदा हुई या कोई और सांसद हुआ, वो कौन सी चीज में आए? मैंने कहा भाई जया प्रदा हो चाहे सचिन तेंदुलकर हो, वो सब लोग आर्ट कैटेगरी के अंदर डाल दिए गए हैं। जैसे अगर कल को कोई टीचर को नॉमिनेट वहां कर दिया जाए तो उसके 2 ऑप्शंस होंगे, या तो लिटरेचर में उसने कोई किताब लिखी हो, या फिर वो आर्ट, क्योंकि टीचिंग भी एक आर्ट है, इस प्रकार से वहां पर उठा करके नॉमिनेशन में डाल दिया। तो राष्ट्रपति कुल 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। संदीप लिख रहे हैं जब वहां स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है तो 4 मेंबर वहां कैसे हुए? बेटा जब थी तब के चले आ रहे हैं, जल्दी ही वहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनने वाली है, उसका अनाउंसमेंट होने वाला है, सीट अलोकेट हो रखी हैं। एक बालक पूछ रहे सर यहां पर विधायक पर दल बदल नहीं लगेगा क्या? नहीं, मतदान के अंदर नहीं लगता, क्योंकि ये उनका अपना वो है, मतलब कंसेंट है। और इस विषय को लेकर काफी डिबेट भी हो चुकी है कि ये चीज अलाउड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये विप के खिलाफ है। लेकिन चुनाव में आप विप जारी नहीं कर सकते, वो लोकतंत्र के खिलाफ होता है, इसलिए उस पर विप भी जारी नहीं किया जाता, ठीक है ना। क्लियर है? प्रदीप को एक कंफ्यूजन हो गया है, और कंफ्यूजन ये हो गया है कि लोकसभा में तो एमपी होता है, राज्यसभा में एमएलए। अरे नहीं मेरे भाई, हद है, हम पढ़ाए जा रहे हैं आसमान में, ये नीचे ही लटके हुए हैं। देखो बेटा, ये संसद है, अब तो त्रिकोणीय आकार की संसद बनने जा रही है, उसके अंदर एक सेंट्रल हॉल, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, ये राज्यसभा और ये लोकसभा। हद हो गई है, मतलब हम सोच रहे हैं हम एक ऊपर लेवल जा रहे हैं, ये टांग खींचकर हमें नीचे ले आए हैं। इधर देखिए, अरे भैया राज्यसभा के अंदर भी ये पूरी की पूरी बिल्डिंग पार्लियामेंट कहलाएगी, पार्लियामेंट।
पूरी की पूरी बिल्डिंग पार्लियामेंट। ये राज्यसभा, राज्यसभा का आदमी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाएगा। लोकसभा का जो सांसद है वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाएगा। ये दो बातें पहले तो यहां तक समझो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्या कहानी है वो समझ लो। लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों ही जगह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाएगा। डन है, क्योंकि ये बिल्डिंग पार्लियामेंट है। अच्छा, पार्लियामेंट तीन लोगों से मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। इन तीन से मिलकर के पार्लियामेंट का नाम दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, संसद का मतलब ये होता है। राज्यसभा में पहुंचा कैसे, तो इसका तरीका बताया कि इसको पहुंचाने के लिए एमएलए जिम्मेदार होते हैं। ये एमएलए कहां पाए जाते हैं, ये राज्यों की और यूनियन टेरिटरीज की विधान सभाओं में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, राज्य हो या फिर यूटी हो, उनकी विधान सभाओं में ये पाए जाते हैं। दैट इज एमएलए। यहां तक समझ में आना चाहिए भाई, एमएलए इन जगह पर मिलता है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाता है। मतलब एमएलए वोट देता है, वोट देकर जिसको चुनकर भेजता है, दैट इज एमपी। एमएलए वोट देता है, एमएलए वोट देता है। इतनी बात समझ में आ गई। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा का सांसद, उसको वोट कौन देते हैं, उसको वोट देते हैं हम, आप और हम मिलकर के। जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई है वे लोग वोट देते हैं। वोट कब दिए जाते हैं, अरे यही तो आम चुनाव है जो 2024 में होने वाला है मई में, जिसके थ्रू आप मोदी जी का, राहुल गांधी जी का, इन सब का निर्णय करते हो कि इनका भविष्य क्या होगा। वो आम चुनाव है। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया। ये लोकसभा के लिए है जिसमें आप और हम वोट देते हैं, इसलिए इसे आम चुनाव कहा जाता है। ये राज्यसभा के लिए है जिसमें विधानसभा में चुनकर जो विधायक भेजे थे, ये जो एमएलए भेजे थे ना, इनको भी हमने ही वोट दिया था। हमने एमएलए को भी वोट दिया, उन एमएलएओं ने इनको चुना है। ये इनडायरेक्टली हमने चुने हैं, ये डायरेक्टली हमने चुने हैं। यार कितना बेसिक सवाल पे आपने रायता घोल दिया। हां छपोला, कुछ नहीं है बेटा, क्लियर हो गया। अब एक को हिंदी में और चाहिए। हिंदी में भैया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कहा गया है सांसद, इसको कहा गया है सांसद, दोनों सांसद हैं। एमएलए को कहा गया है विधायक। ठीक है, सांसद और विधायक समझ में आ गया। दोनों में फिर अंतर क्या हुआ, सांसद ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा सांसद कहोगे, और सांसद ऑफ लोकसभा यानी लोकसभा सांसद कहोगे। अब क्लियर है। निशांत सर बुक में आरपीए एक्ट आ रहा है। निशांत नहीं, वो बेटा एक्ट है, सांसद उसका संविधान का हिस्सा नहीं है बेटा, वो है ना। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया सभी साथियों को, डन कर दीजिएगा। क्लियर हो गया यहां तक, एमएलए एमपी यहां तक समझ में आ गया। चलिए मैं अब आगे बढ़ सकता हूं, मैं कहा था, मैं मिस करा दिया आप लोगों ने। एमएलए हो गया, एमपी हो गया, हाँ तो ये बता दिया, ये सब हो गया, ये सब हो गया। राज्यसभा का इलेक्शन प्रोसीजर समझा दिया, इलेक्शन बता दिया, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बता दी, ठीक है, एकल संक्रमणीय हो गया, समझा चुका हूँ। राज्यसभा इलेक्शन कैंडिडेट सिस्टम क्या क्या चाहिए वो हो गया। राज्यसभा उम्मीदवार चुनाव लड़ना है, गुप्त मतदान की जगह खुले मतदान होते हैं। खुले मतदान यानी कि खुल करके आप लोग बताते हैं। ये सीट का विभाजन हो गया, कौन से राज्य से कितनी है, ये यहाँ पर 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, इसको याद कर लेना भाई। राज्यसभा के लिए कौन से राज्य से कितनी सीटें आती हैं, ये सब आपके सामने लिखी हुई है। स्टेट हो गया, एमपी सबसे ज्यादा जिनमें से, यहाँ कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, सबसे ज्यादा कहां पर, उसके बाद कहां पर, उसके बाद कहां पर, ये सब बातें फैक्चुअल चीजें हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, मतलब क्रम में लिखी गई है। क्वालिफिकेशन 30 साल बता दिया मैंने, भारत का नागरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं होना चाहिए, ये याद रखना भाई, भारत का नागरिक होना चाहिए और अनसाउंड माइंड और इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, मतलब उसका दिमागी दिवालियापन नहीं होना चाहिए, ये वाली कंडीशन और याद रख लेना है ना। 30 साल और सिटीजन, ये मैं बता चुका हूं, ये सारा हो गया। कार्यकाल, हाँ एक चीज कार्यकाल के बारे में और जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है।
इस पर भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं, ये चीज हमसे छूट भी गई। लोकसभा का सांसद 5 साल के लिए बनता है, लेकिन राज्यसभा का सांसद 6 साल के लिए बनता है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, लोकसभा का विघटन होता है, डिसॉल्व होती है, क्योंकि कार्यकाल समाप्त, विघटन हो गया। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। विघटन नहीं होता मतलब ये परमानेंट सदन है, ये हमेशा चलता रहता है, ये कभी भंग नहीं होता। भंग नहीं होता इसका मतलब इसके जो सांसद हैं इनकी उम्मीदवारी बनी रहती है, इसका कोई अंतिम दिन नहीं होता। इसका अर्थ यह हुआ कि शायद सांसद की योग्यता 6 साल की क्यों ना होती हो, लेकिन कोई ना कोई आपको राज्यसभा के अंदर जरूर मिलेगा। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा, राज्यसभा का सांसद का जो कार्यकाल है वो 6 साल है, और इनमें से 1/3 सांसद, 1/3 सांसद, यानी कि मान लीजिए 245 है ना अपने पास में, तो 1/3 कितना हो गया, 80 के आसपास। 80 के आसपास जो सांसद हैं हमारे, 81 के आसपास, वो सांसद हर दूसरे साल के अंत में रिटायर्ड होते चले जाते हैं। मान लीजिए 6 साल का कार्यकाल था, 1 2 3 4 5 6, तो 2 साल के अंदर अंदर दूसरे साल के अंत में 80 सांसद जो हैं हमारे रिटायर्ड हो जाएंगे। जो रिटायर्ड हुए उनके लिए पुनः मतदान हो जाएगा, नए सांसद उनकी जगह पर आ जाएंगे। फिर उससे अगले वाले जो हैं वो 80 अगली बार रिटायर्ड हो जाएंगे, फिर उनकी जगह नया निर्वाचित होकर के आ जाएगा। संसद की संख्या पूरे टाइम बनी रहती है, राज्यसभा में संख्या घटती बढ़ती नहीं है, वो वहीं पर है। 1/3 सदस्य यानी कि लगभग 80 सांसद इनके, हर 81 सांसद इनके हर साल के अंत में, हर दूसरे साल के अंत में रिटायर्ड होते रहते हैं। ठीक है ना, हर दूसरे साल के अंत में रिटायर्ड होते रहते हैं। क्लियर है? और क्या बताना है? 2 वर्ष के अंत में निर्वाचित। एक चीज और है। यदि सोचिए, अगर मान लीजिएगा कोई सांसद मर गया, आप कहेंगे सर आप मारते बहुत हो, चुनाव के समय भी मार दिया, अब भी मार दे रहे हो। मान लीजिए कि कोई सांसद, अब देखिए वृद्ध जन पहुंचते हैं ना, यहां तक पहुंचते सोचते, और असामयिक घटनाएं भी बहुत होती हैं। ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि कोई सांसद नहीं बचा, तो सर उसकी सीट खाली हो गई। जब सीट खाली हो गई तो उस सीट पर जो निर्वाचित होकर आएगा वो व्यक्ति पूरे टेन्योर के लिए रहेगा, यानी अगले 6 साल के लिए रहेगा, या फिर केवल उसका जो बचा हुआ कार्यकाल है उसके लिए। मान लीजिए कोई एक्स एमपी है, मान लीजिए कोई भी एमपी है, इनका 6 साल का कार्यकाल था, इन्होंने 2 साल का कार्यकाल तो पूरा कर लिया, 4 साल का बचा रह गया था। अब बचे हुए कार्यकाल के लिए नया निर्वाचन होगा, या जो नया निर्वाचित होकर आएगा वो अगले 6 साल के लिए जाएगा। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन। आप दोनों में से आंसर लिख सकते हैं कि वो 4 साल के लिए निर्वाचित होकर आएगा कि 6 साल के लिए निर्वाचित होकर आएगा। समझ गए आप? फिर से समझ लीजिए, एक सांसद थे, 6 साल की योग्यता थी, 2 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई, सीट खाली हो गई, उसकी जगह बाई इलेक्शन हुए, दोबारा चुनाव हुए, जो चुनकर आया वो 4 साल के लिए आएगा कि 6 साल के लिए आएगा? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, कमेंट बॉक्स में बताइए। द राइट आंसर इज 4 साल के लिए आएगा। याद रखिएगा, 4 साल के लिए ही वो निर्वाचित होकर आएगा, यह ध्यान रखने वाली बात है। क्लियर? डन? क्लियर हो गया? क्योंकि ऐसे तो फिर कुछ भी होता गया, फिर तो सिस्टम ही फेल मार जाएगा।
ऐसे ही लोकसभा में भी होता है, जो बाई इलेक्शन होता है वो रिमेनिंग टाइम के लिए होता है, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के केस में जो बाई इलेक्शन होता है वो कंप्लीट टेन्योर के लिए होता है। मान लीजिए भगवान ना करे राष्ट्रपति को कुछ हो जाए, तो जो अगला राष्ट्रपति चुन के आएगा वो पूरे टेन्योर के लिए आएगा। भगवान ना करे कभी उपराष्ट्रपति को कुछ हो जाए, तो जो अगला उपराष्ट्रपति चुनकर आएगा वो कंप्लीट टाइम के लिए आएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया। वैकेंसी ऑफ सीट ये हमने बता दिया, सब हो गया। ओथ शेड्यूल 3 के हिसाब से पहले ही बता चुका हूं, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बता चुका हूं, आरबी ठीक है। चलिए, अब इसके अलावा ऑफिस बियरर जो चेयरमैन है दैट इज उपराष्ट्रपति, इसके बारे में कल बताएंगे आपको। ठीक है, कल भी ईश्वर ने चाहा तो हम सुबह आपकी क्लास ले लेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। 11 बजे हमारा दूसरा सेशन जो अंकित इंस्पायर इंडिया पर है वो चालू हो गया होगा, दैट इज ऑन सेक्स एजुकेशन। अगर आपको जरूरी लगे तो जरूर सुनिएगा और अपने साथियों को भी बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।